सो फिजिक्स में 12th साइंस में आज हम ऑसिलेशंस का नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। फिजिक्स 12th साइंस ऑसिलेशंस, इसका हम यूट्यूब का आज सेकेंड वीडियो है और टेलीग्राम पे आपका थर्ड वीडियो है। बेसिकली हम आज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के आगे का पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट टाइम आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन देखा था और ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन को विद इन 2 to 3 मिनट्स रिवाइज करके आगे के डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, तो हम पहले रिवाइज करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कल की वीडियो में जो हमने देखा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ linear simple harmonic motion, a motion in which restoring torque acting on the particle is directly proportional to displacement from mean position, and restoring force is always directed towards the mean position. That type of motion is called linear simple harmonic motion. ऐसा मोशन जिसपे पार्टिकल पे जो रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होता है वो मीन पोजीशन की तरफ होता है और मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। ऐसे टाइप के मोशन को लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। सो ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन पिछले वीडियो में बड़ा डिटेल में हमने डिस्कस किया था। सो ये है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के डेफिनेशन का मैथमेटिकल फॉर्म। अब यहाँ पे हम रिस्टोरिंग फोर्स को एज इट इज रखकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हुए इक्वल टू माइनस के एक्स लिखेंगे। निगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑलवेज ऑपोजिट होता है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अपोजिट। ओके, एंड दिस इज योर फोर्स कांस्टेंट। के का वैल्यू होता है फोर्स कांस्टेंट, या तो आप इसको फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। के का मतलब होता है फोर्स कांस्टेंट या फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। इस पर सिंपल प्रॉब्लम भी आता है। अगर आपको सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो के का फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, के के मल्टीप्लाई में एक्स है तो डिवाइड में एक्स आ जाता है। तो इस फॉर्मूले पर भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले हम डेरिवेशन आगे बढ़ाते हैं। अब देखो F का वैल्यू आ गया माइनस के एक्स, तो फोर्स की जगह लिखोगे मास इंटू एक्सेलरेशन और यहाँ पे आएगा माइनस के एक्स एज इट इज। अब आपको पता है एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डीवी बाई डी टी। हम इसको यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस के एक्स आता है। सो देयरफॉर डेरिवेटिव को हम d बाई डी टी के सिंबल को थोड़ा सा साइड में लिखकर ब्रैकेट में भी ऐसे भी हम लिख सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब होता है कि d बाई डी टी रेट ऑफ चेंज अपने वेलोसिटी का आपको अप्लाई किया है। सो ये ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो उसके बाद हमने बाहर वाला रेट ऑफ चेंज यानी कि d बाई डी टी एज इट इज रखना है। अंदर ब्रैकेट में वेलोसिटी को अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लिखेंगे rate of change of displacement with respect to time. Velocity is defined as rate of change of displacement with respect to time. अंदर velocity की जगह हम dx by dt लिख सकते हैं। So अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई हुआ है और ब्रैकेट के बाहर सेकेंड डेरिवेटिव, तो हम इसको डायरेक्टली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सिंबल दे सकते हैं। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ये डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सिंबल है, इक्वल्स टू माइनस के एक्स आता है। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप यहाँ पे मल्टीप्लाई में m राइट साइड जाके डिवाइड में m हो जाएगा। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के एक्स अपॉन m होगा। सो देयरफॉर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस के एक्स बाय m लेफ्ट साइड आके प्लस के एक्स बाय m बनेगा इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये जो इक्वेशन बन चुकी है इसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए हमने इस इक्वेशन का यूज किया जो कि डेफिनेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन था। यहाँ पे हम फोर्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास, के का मतलब होता है फोर्स कांस्टेंट
डिवाइडेड बाय मास को कन्वीनियंट के लिए ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी इन लीनियर सिस्टम और इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको हमने कन्वीनियंट के लिए सब्स्टिट्यूट किया है। और इसको, इन दोनों का क्या रिलेशन आता है इसको हमने यूसीएम में भी देखा होगा। सो हम यहाँ पे और एक वीडियो बनाएंगे इसका रिलेशन समझने के लिए। तो फिलहाल को आपने डायरेक्टली यहाँ पे कन्वीनियंट के लिए के बाय एम को ओमेगा स्क्वायर रखना है, और डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम की जगह ओमेगा स्क्वायर एक्स का वैल्यू रखेंगे। ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 आएगा। तो ये हमारा एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे के बाय एम की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर रख दी गई है और के बाय एम की जगह ओमेगा स्क्वायर लिखा गया है। सो दिस इज योर फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, अभी हमने इसको पूरा रिवाइज कर लिया है। अब हम आगे के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को डिस्कस करने वाले हैं। आगे के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डिस्कस करने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए कहूंगा। मास को मल्टीप्लाई में था एक्सेलरेशन, और उसी एक्सेलरेशन को चेंज करके हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स में कन्वर्ट किया है। एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखा, d बाई dt बाहर लिखकर v को ब्रैकेट में लिखा, d बाई dt को बाहर रखते हुए वेलोसिटी की जगह dx बाई dt लिखा। तो इसको मिलाकर हो जाता है d स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर। सो बेसिकली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक्सेलरेशन का ही मतलब होता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इस डेरिवेशन में समझ लो, नोट कर लो, क्योंकि अगले प्रॉब्लम में, अगले क्वेश्चन में इसी को हमको डिराइव करना है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अभी ये वापस से डिस्कस करेंगे। तो ये ऑसिलेशन में अगला पार्ट है, उसको मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखा है। तो हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, डिराइव एक्सप्रेशंस फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। तो देखो, हमको एक्सप्रेशंस फाइंड करना है किस किस के, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का। हमको तीन यहाँ पे एक्सप्रेशन फाइंड करना है। बेसिकली हमको तीन वैल्यूज चाहिए, और ये तीनों वैल्यूज की एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए हमको यूज करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर एसएचएम के फॉर्मूले का यूज करके हम ये तीन डेरिवेशंस निकालेंगे। तो देखो, आंसर में मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करता हूं, और ये डेरिवेशंस बड़े इंपॉर्टेंट है। आज ये डेरिवेशंस होने के साथ साथ इसके एक दो तीन प्रॉब्लम भी हम इसी वीडियो में कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमको पता है कि the differential equation of linear SHM is differential equation of linear simple harmonic motion is, ये पता है हमको, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 ये होती है। अभी जस्ट हमने इसको डिराइव किया है, राइट। तो इस इक्वेशन में मैंने आपको एक पॉइंट मेंशन करने के लिए कहा था, एक पॉइंट मैंने आपको मेंशन किया था और एक पॉइंट नोट करने के लिए आपसे कहा था। देखो, मैं वापस बता देता हूं। मैंने कहा था कि ये जो एक्सेलरेशन है उसी का वैल्यू ये आता है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन को ही डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पे इस आंसर में हम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर की जगह डायरेक्टली एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। स्मॉल ए सिंबल लिखने के बजाय मैंने कैपिटल ए यूज किया है, बिकॉज आगे चल के स्मॉल ए को हम एज एन एम्पलीट्यूड बोल के यूज करने वाले हैं। वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर पे फोकस करो, इस पर मत जाओ। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को हम यहाँ पे एक्सेलरेशन कहेंगे, और प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 आएगा। और अगर हम एक्सेलरेशन को एज इट इज रखेंगे लेफ्ट साइड और ओमेगा स्क्वायर को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आएगा, और ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल का। सो यही इतने दो लाइन में ही हमारा पहला आंसर आ गया है,
एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हमको मिल गया है। सो यही तो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो दिस इज an expression for acceleration of particle in simple harmonic motion. Acceleration of body or acceleration of particle performing linear simple harmonic motion, right? नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से अवे जाता है और एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ आएगा। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ऐसे भी आप सिंपल वे में लिख सकते हो एक्सेलरेशन, सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन of acceleration is always opposite to that of displacement, okay, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी क्वेश्चन आपको नीट में आएगा, इंपॉर्टेंट है, थ्योरी क्वेश्चन नीट में आएगा। माइनस ओमेगा स्क्वायर को अगर आप कांस्टेंट की तरह समझते हो तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स भी आप लिख सकते हो। ये रिलेशन भी आपको 4 ऑप्शंस बन के एमसीक्यू में आएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसमें ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है और निगेटिव साइन ये इंडिकेट करती है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के डायरेक्शन में। और अगर ओमेगा स्क्वायर को कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन आता है। जैसा कि सेम है, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होता है, सेम आ जाता है। बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? मास कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पे एक प्रूफ मिलता है कि एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। उसी को हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से शो किया है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेशन, ठीक है। ये 2 डेरिवेशंस जो आपने 3 डेरिवेशंस जो आपने डिराइव करने थे, एक्सेलरेशन का हमने पहला डेरिवेशन यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। इसके लिए हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज किया, कुछ नहीं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को एक्सेलरेशन ही बोला जाता है। ओमेगा स्क्वायर एक्स को राइट साइड शिफ्ट करके माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया और ये होता है हमारा फर्स्ट डेरिवेशन, ठीक है। अब चलते हैं हमारे सेकेंड डेरिवेशन की तरफ। सेकेंड डेरिवेशन हमको फाइंड करना है जो कि है वेलोसिटी का, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी को हमको फाइंड करने के लिए हमने पिछला डेरिवेशन यूज करना है एक्सेलरेशन का। सो हमको यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन का यूज करना पड़ेगा। अभी हमने जो डेरिवेशन फाइंड किया है एक्सेलरेशन का जिसका वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट, ये डेरिवेशन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो वी नो दैट कि एक्सेलरेशन का वैल्यू आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और हम इसको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूले यूज करेंगे। थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स है तो आप लोगों ने बड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये हमने पहले फॉर्मूला यूज किया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब आप लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन की जगह आप अगेन डीवी बाई डी ऐसे लिख सकते हो, करेक्ट। आपको ये 3 फॉर्मूलों में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये देखो पहला फॉर्मूला हमारा, ये मैं एक रफ पेज पे बता देता हूं। ये देखो याद रखना, एक्सेलरेशन जो आता है वो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम आता है। सो एक्सेलरेशन को हम dv बाय dt लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। और हमारा सेकंड फॉर्मूला, वेलोसिटी की वैल्यू आप
वेलोसिटी की जगह पे आप चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं। सो वेलोसिटी बनता है dx बाय dt। ये दो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट। अब देखो ये दोनों को मर्ज करता हुआ एक तीसरा फॉर्मूला, एक्सेलरेशन होता है d बाई डी टी ऑफ v। एक्सेलरेशन होता है d बाई डी टी ऑफ v, और हम यहाँ पे d बाई डी टी एज इट इज v की जगह पे हम रख सकते हैं dx बाई डी टी। तो एक्सेलरेशन इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। सो ये तीन फॉर्मूले हमेशा आपने याद रखने हैं। अब यहाँ पे वेलोसिटी का डेरिवेशन फाइंड करना है, इसीलिए मैंने एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। कौन से? ये अभी के पेज पर, ये इस पेज पर एक्सेलरेशन को मैंने dv बाई डी टी यहाँ पे लिखा है। ये तीन फॉर्मूले आप हमेशा पूरे फिजिक्स के लिए लर्न रख सकते हो। ठीक, तो अब यहाँ पे वेलोसिटी का डेरिवेशन चाहिए और हमारे पास एक्सेलरेशन अवेलेबल है, इसलिए एक्सेलरेशन को मैंने dv बाई डी टी के फॉर्म में लिखा है। तो अब देखो यहाँ पे राइट साइड जो वेरिएबल है वो डिस्प्लेसमेंट है x है, और लेफ्ट साइड जो वेलोसिटी का डेरिवेटिव है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। वेलोसिटी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है और राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट आया है। तो हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे dv अपॉन dt को, मल्टीप्लाई में dx और डिवाइड में dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये कैंसिल होने पर सेम वही क्वांटिटी आएगा। अब हम इसको यहाँ पे एक्सचेंज कर लेंगे। ये देखो, ये dt और dx को हम एक्सचेंज कर लेंगे। dx को पहले लिखेंगे, dt को बाद में, ऐसे चलता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे इसको एडजस्ट किया है। ये देखो, dx और dx कैंसल होगा और dv बाई dt एज इट इज रहेगा। dx और dx कैंसिल होगा, dv बाई dt एज इट इज रहेगा। हमने dx को एडजस्ट किया है, इधर आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स हैं, मैथमेटिकल स्टेप्स, अच्छे से फोकस करना सब लोग। अब देखो, इसमें से dv बाई dx का कुछ नहीं, ये तो हमने एज इट इज रखा। लेकिन जो सेकेंड क्वांटिटी है ना dx बाई dt, ये जो सेकेंड क्वांटिटी है dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी मैंने आपको बताया है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का फॉर्मूला आता है v। वेलोसिटी आप dx बाई dt की जगह पे लिख सकते हो, चेक कर लो अच्छे से, वही है ना dx बाई dt। यस, dx बाई dt। सो dx बाई dt को आप वेलोसिटी बोल के यहाँ पे लिखना है। सो dx बाई dt आएगा v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यस, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स है, अच्छे से फोकस करो। अब यहाँ पे आपने v इंटू डी, ऐसे इसको इंटरचेंज करके लिखना है, v इंटू डी, और जो डिवाइड में dx आता है उसको राइट साइड शिफ्ट कर लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, सो x वेरिएबल के साथ हमने dx को एडजस्ट करके लाया, और वेलोसिटी वेरिएबल के साथ डिफरेंशियल वेलोसिटी का dv वाला वेरिएबल हमने एडजस्ट किया। तो ये बनता है v dv लेफ्ट साइड और माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स राइट साइड। अब यहाँ पे हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो इंटीग्रेशन ये मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ पे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना, इंटीग्रेशन करने पर देखेंगे क्या आता है। अब देखो, मैं आपको इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले बताता हूं जो इसमें काम में आएंगे। ये देखो, यहाँ पे इस स्टेप पर चलते हैं। ये देखो, v dv लेफ्ट साइड है और राइट साइड है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। लेफ्ट साइड भी हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, राइट साइड भी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन 11 साइंस का मैथ्स का चैप्टर है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको इजीली टेक्स्ट बुक से अवेलेबल होते हैं। देखो, इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर इंटीग्रेशन में x का पावर n रहेगा, x रेस टू n dx, तो इसका इंटीग्रेशन आता है x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। ये आता है इसका इंटीग्रेशन, ये उसका फॉर्मूला है। अगर मैं x का पावर 1 लिखूंगा, x रेस टू 1 dx, तो ये आएगा x रेस टू 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन प्लस c।
x रेस टू 1 को मैं सिर्फ x dx लिख सकता हूं और इसका आंसर आता है x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो इसको मैं एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे मान लेता हूँ। अगर इंटीग्रेशन x dx का वैल्यू x स्क्वायर बाय 2 आता है तो सिमिलरली इंटीग्रेशन v dv का वैल्यू v स्क्वायर बाय 2 आएगा, या इंटीग्रेशन y dy का वैल्यू y स्क्वायर बाय 2 आएगा, या इंटीग्रेशन t dt का वैल्यू t स्क्वायर बाय 2 आएगा। हर बार आपको प्लस c लिखना तो पड़ता ही है। ठीक, तो देखो इंटीग्रेशन x dx का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है x स्क्वायर बाय 2 और इंटीग्रेशन v dv का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है v स्क्वायर बाय 2। इसके ये ऐसा क्यों है और इसका इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए आपको मैथ्स के इंटीग्रेशन के वीडियोस देखने पड़ेंगे। तो फिलहाल को जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला मेमोराइज करने के लिए, मेमोरी करने के लिए कहूंगा, याद रखने के लिए कहूंगा, और यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। v dv का इंटीग्रेशन आता है v स्क्वायर बाय 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, कांस्टेंट है जो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाता है। अब देखो v स्क्वायर बाय 2 एज इट इज है, माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, x dx का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाय 2। अब देखो दोनों के इंटीग्रेशन की कांस्टेंट को हम एक ही साथ कैपिटल C यहाँ पे मेंशन करेंगे, ऐसा अलाउड है। इफ देयर आर टू और मोर इंटीग्रेशन इन एन इक्वेशन देन ऑल द कांस्टेंट्स कैन बी रिटर्न एज अ सिंगल कांस्टेंट। सभी कांस्टेंट को एक सिंगल कांस्टेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये आएगा v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन की इक्वेशन का यूज किया और उसको dv बाई dt लिखकर dv बाई dt को dx बाई dx से एडजस्ट किया, और dx बाई dt का वैल्यू v आता है, एक जगह v dv और dx को उधर राइट साइड शिफ्ट किया, और इस नीचे की जो इक्वेशन है उसको वापस लिखकर इंटीग्रेटिंग करने पर हमको वेलोसिटी का वैल्यू मिला है। तो अब ये वेलोसिटी का वैल्यू हमको मिल गया है, बट इसके साथ एक कांस्टेंट आ रहा है। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करते हैं बाउंड्री कंडीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जब होगा, लेट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बी ए। जो पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको हम यहाँ पे ए मानेंगे, यानी कि जब x का वैल्यू ए आएगा तब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 0 हो जाएगी। ये देखो इसका मैं मतलब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो जब कभी हमारे पास एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये देखो जब ये ऑसिलेशन करता है सिंपल पेंडुलम का पार्टिकल या बॉब, तो ऑसिलेशन करते वक्त जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो यहाँ पे ये रुक जाता है, करेक्ट, और इसकी वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है। आप ध्यान में रखो ये जब स्विंग होता है तो मीन पोजीशन पे ये मैक्सिमम वेलोसिटी से स्विंग होगा, जैसे जैसे ये एक्सट्रीम पर जाएगा यहाँ से इसका वेलोसिटी 0 होगा और यहाँ पे ये रुकेगा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, एंड देन उसके बाद ये रिटर्न बैक होगा। कहने का मतलब ये है कि एट एक्सट्रीम पोजीशन, at extreme position the velocity of the particle is 0 for very small moment, okay, and at the extreme position the displacement is maximum। particle का displacement mean position से maximum होता है। maximum displacement को हम यहाँ पे a कहेंगे और a को एक नया यहाँ पे नाम दिया जाता है जिसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ए का मतलब होता है एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन ये कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि बाउंड्री कंडीशन ये कहती है कि जब वेलोसिटी, जब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा तब वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। जब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ए के बराबर होगा तब वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए पार्टिकल की, 0 होनी चाहिए। तो ये दोनों वैल्यूज मैं ऊपर की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं और जिसको सॉल्व करने से हमको c का वैल्यू मिलेगा। सॉल्व करने से हमको c का वैल्यू मिलने वाला है। ठीक, तो अब हम ऊपर इसके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये देखो हम यहाँ पे
v स्क्वायर की जगह पर देखो यहाँ पे v स्क्वायर बाय 2 की जगह पे हम रखेंगे 0 स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर बाय 2 प्लस c। 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0 आता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2 प्लस c आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस c का जो वैल्यू है वो फाइंड करने के लिए ये क्वांटिटी पूरा लेफ्ट साइड अगर हम शिफ्ट कर देते हैं तो प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2 हमको मिलता है। सो दिस इज द वैल्यू फॉर c and we obtained the value of c, that is the constant, using the boundary condition. So basically boundary condition का यूज किया हमने और ये c की वैल्यू इस तरह से फाइंड कर ली है। ओके, फाइनली इस इक्वेशन में हम अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने की बजाय इस इक्वेशन में हम ये c का वैल्यू रख देते हैं। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ c इन योर मेन इक्वेशन। अब ये इक्वेशन में हमने बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करी थी, अब हम x का वैल्यू a और b का वैल्यू 0 नहीं रखेंगे। अब इस इक्वेशन में जो ये c का वैल्यू आ गया है ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देयरफॉर v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 आता है, प्लस c की जगह पे हम रखेंगे ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2। c की जगह हम वैल्यू रखेंगे ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2, तीनों से डिवाइड बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब आपने पॉजिटिव टर्म को पहले लिखना है और निगेटिव टर्म को बाद में लिखना है। ओके, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर पहले आया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाद में आया। अब v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। सो देयरफॉर v इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस पूरी क्वांटिटी को अंडर रूट आएगा, अगर मैंने v का स्क्वायर हटा दिया तो पूरी क्वांटिटी को स्क्वायर रूट आएगा। अब यहाँ पे देखना, जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में होती है वो अंडर रूट से बाहर आ सकती है, तो इट बिकम्स प्लस माइनस ओमेगा जब वो अंडर रूट से बाहर आएगा, और यहाँ पे ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनने वाला है। हमने यहाँ पे अंडर रूट से बाहर लाने पर ओमेगा को प्लस और माइनस का साइन दिया है, बिकॉज इसका रीजन ये है कि वेलोसिटी निगेटिव हो सकती है, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, तो वो पॉजिटिव या निगेटिव वेलोसिटी हम यहाँ पे बता सकते हैं। So this is your expression for velocity of the particle performing SHM. So ये था velocity का वो important derivation जिसका हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है, जिसको हमने यहाँ पे स्टडी किया है। So this is an expression for velocity of particle performing simple harmonic motion, performing linear सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, ये है वो डेरिवेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। अब तक जो भी वेलोसिटी का डेरिवेशन मैंने बताया है इसको रिवाइंड करके अच्छे से लिख लो, और मैंने काफी इसको स्लो बताया, मैथमेटिकल स्टेप्स हर स्टूडेंट को समझ में आए, ऐसे स्टूडेंट जिनका मैथ्स नहीं होता उनको भी समझ में आए, ऐसे मैंने ध्यान रख के इसको थोड़ा स्लो बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम वेलोसिटी के बाद वाला डेरिवेशन डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। ओके।